नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ण व्यवस्था या जिसे कि चतुर्वर्ण भी कहते हैं के बारे में। और अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था की तो ये जो व्यवस्था थी ये भारतीय सामाजिक संगठन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इनफैक्ट सामाजिक संगठन को सुचारू रूप से क्रियाशील करने के लिए इस व्यवस्था को यानी कि चतुर्वर्ण व्यवस्था को आवश्यक समझा गया। और सामाजिक जो कार्य होते थे कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, इसको उचित रूप से विभाजन करने के लिए इस व्यवस्था को अपनाया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ण व्यवस्था के अर्थ के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में तथा वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत रहे हैं, वर्ण व्यवस्था के कौन से दो आधार रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि वर्ण का अर्थ क्या होता है। वर्ण व्यवस्था को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप समझो सिर्फ वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग, वर्ग, व्यवसाय इन तीनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यदि आप वर्ण शब्द का यूज़ कर रहे हो तो आप उसके रंग को डिफाइन करो कि ये इस कलर से है या इस कलर से है। और अगर आप वर्ड का दूसरा अर्थ ले रहे हो तो उसे क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, आप इस क्लास के हो, उस क्लास के हो। और थर्ड क्या है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपका व्यवसाय क्या है। सबसे बेसिक बात क्या है कि वर्ड का अर्थ सिर्फ एक नहीं होता है, उसके अर्थ कई सारे हैं, रंग, वर्ग, व्यवसाय। दूसरा, अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो सबसे सिंपल और इजी तरीका है समझने का क्या कि वो जो व्यवस्था है वो किस पे आधारित है, गुणों पर आधारित है। यदि किसी सोसाइटी में 20-25 लोग मान लो हैं, ठीक है, तो इनके क्या गुण हैं, इनके क्या गुण हैं, इनके क्या गुण हैं, पांचों उंगलियां बराबर तो होती नहीं है। तो सब में कुछ ना कुछ ऐसे गुण होंगे जो बिल्कुल अलग भी होंगे और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी, सिमिलैरिटी भी होगी। जैसे कि उंगलियों के साइज आप देखोगे तो बराबर नहीं है, पर हर उंगली 3 बराबर भागों में बटी हुई है। तो ये समानताएं हैं। और बराबर नहीं है तो भिन्नताएं हैं। तो ठीक उसी तरह हर समाज में कुछ लोगों में कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ भिन्नताएं। तो मान लो ये तीनों की समानताएं हैं और इन तीनों की समानताएं हैं और इन तीनों की समानताएं और इन तीनों की, ठीक है। तो इसी तरह समाज में जितनी भी समानताएं थीं, जिनके भी गुण सिमिलर थे, उनको गुणों के आधार पे वर्गीकरण कर दिया गया था कि आप इस वर्ग में रहोगे, आप इस वर्ग में, इस वर्ग में, इस वर्ग में। और नाम क्या हुआ था, आपका वर्ण ये है, आपका ये, आपका ये। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, वर्ण व्यवस्था, यानी कि गुणों पे आधारित व्यवस्था। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपरली अच्छे तरीके से वर्ण व्यवस्था के अर्थ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बात करी कि जो वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन की अत्यधिक प्राचीन व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि यही आधार प्रदान करती थी सामाजिक संगठन को चलाने में। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हमने कर ही ली है। इसका अर्थ होता है रंग, व्यवसाय या वर्ग। व्युत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये शब्द जो है वर्ण, वो वृ धातु से बना हुआ है और जिसके प्रयोग 3 रूपों में किए जाते हैं। पहला है क्रिया के रूप में, दूसरा है संज्ञा के रूप में, तीसरा है जीविका के रूप में। जीविका का अर्थ यानी व्यवसाय, और संज्ञा के रूप में रंग शब्द का यूज होता है। और क्रिया के रूप में क्या होता है कि लिखने की क्रिया, चित्रित करने की क्रिया या वर्णन करने की क्रिया या रंगने की क्रिया, मतलब आप क्रिया कोई एक्शन कर रहे हो उसके अर्थ में। हालांकि ये तीनों रूपों के बारे में एग्जाम्स में नहीं पूछता है, पर हाँ व्युत्पत्ति की दृष्टि से वर्ण शब्द किस धातु से बना हुआ है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था की तो भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं दर्शन में वर्ण व्यवस्था को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समाज को संगठित रखने का सर्वोत्तम और सफलतम प्रयास माना गया है। अर्थात जिस परिस्थिति में, जिस व्यवस्था में, जिस सामाजिक माहौल में ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, वहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो उस समाज को, सोसाइटी को संगठित रखने के लिए ये उस टाइम का सबसे अच्छा, सबसे सक्सेसफुल और सबसे बेस्ट तरीका था। और ऐसा नहीं है कि ये जो व्यवस्था बनाई गई थी किसी को ये बताने के लिए कि आप ऊंचे हो या आप नीचे हो या आपको सिर्फ ये गुण आते हैं या आपके अंदर यही काम करने की कला है, नहीं, इस दृष्टिकोण से नहीं। इसका मेन मकसद क्या था, ये सोसाइटी को संगठित करने के लिए बनाया गया था। और शायद इसीलिए वर्ण व्यवस्था को भारतीय सामाजिक संगठन की अत्यधिक प्राचीनतम व्यवस्था कही जाती है। और ये समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए आवश्यक था उस समय।
और ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये व्यक्तियों को उनके जो कर्तव्य हैं, उनके जो दायित्व हैं, उसको निभाने के लिए हमेशा प्रेरणा प्रदान करती थी। अगर हम बात करें इसके महत्व की, तो ये व्यक्तियों की जो विभिन्न प्रकृति है, उनके जो स्वभाव हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है, उनके आधार पे उचित रूप से उनके कार्यों का विभाजन कर देती है, जिससे कि समाज की व्यवस्था बनी रहे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करने से पहले आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वर्ण कितने माने गए हैं। तो वर्णों की संख्या 4 बताई गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का स्थान सबसे उच्च होता है, क्षत्रियों का द्वितीय, वैश्यों का तृतीय और शूद्रों को सबसे निम्न स्थान प्रदान किया गया है। सबसे पहली बात कि वर्ण व्यवस्था उस समय के समाज की व्यवस्था बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती थी, इसलिए इसको बनाए रखा गया। और वर्ण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तीसरा पॉइंट ये, वर्ण शब्द का कई अर्थ होता है, जिसमें रंग, व्यवसाय और वर्ग ये 3 प्रमुख हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत माने गए हैं। पहला है ऋग्वेद का परंपरागत सिद्धांत, दूसरा है वर्ण का सिद्धांत। वेदों की संख्या 4 बताई गई है। आई होप आपको वेदों की संख्या पता हो, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको चारों ही वेदों के नाम पता हैं। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत में पहला सिद्धांत जो बात करता है ऋग्वेद का परंपरागत सिद्धांत, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के 4 अंगों से हुई है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, बाहु से क्षत्रियों की, जंघा से वैश्यों की तथा पैर या चरण से शूद्रों की उत्पत्ति। दूसरा है वर्ण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार चारों वर्णों का आधार क्या है? रंग है। मतलब बेसिक इनमें जो मेन चीज़ पाई जाती है, जिसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है या इस व्यवस्था को बनाया गया है, सिद्धांत में ये बोला गया है कि इसका आधार रंग है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में। तो महाभारत में भृगु ऋषि के अनुसार ब्राह्मण श्वेत वर्ण और क्षत्रिय लोहित रंग के हैं, वैश्य पीले रंग के हैं और शूद्र काले रंग के हैं। तो वर्ण सिद्धांत क्या बात करता है? रंग के आधार पे। और ऋग्वेद का परंपरागत सिद्धांत बात करता है ब्रह्मा के 4 अंगों से उत्पत्ति। अर्थात जब आप स्किन कलर के बेस पे लोगों का वर्गीकरण कर रहे हो कि ये श्वेत रंग का है तो ये ब्राह्मण में आएगा, काले रंग का है तो शूद्र में आ जाएगा, पीले रंग का है तो आप उसको वैश्य में रख दो और लोहित रंग का है तो आप उसको क्षत्रिय में रख दो। तो ये आपका आ जाएगा वर्ण सिद्धांत के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन कंट्री से अगर कोई आ रहा है तो आप उसका स्किन कलर देखो, बिल्कुल अलग होता है। फॉरेन कंट्री में अगर आप यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री या रशियन कोई आ रहा है, उसका स्किन कलर देखो, तो ये रंगों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है ना कि भूमध्य रेखा के आसपास के जितने भी देश हैं वहाँ के लोगों का कलर ज़्यादा डार्क होता है, और भूमध्य रेखा से जितनी दूरी पर आप जाते जाओगे, कर्क रेखा से ऊपर या आसपास या मकर रेखा के आसपास के लोगों का स्किन कलर कैसा होता है? वहाँ का स्किन कलर फेयर होता है। अगर आप प्रेजेंट में देखो तो ये चीज़ें जिस तरह हो रही हैं कि कलर दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, तो उसी तरह वर्ण सिद्धांत जो रंग पे आधारित है उसमें अलग अलग वर्ण के अलग अलग रंग बताए गए हैं। और ये चीज़ कहाँ पे बताई गई है? महाभारत में। किसके द्वारा? भृगु ऋषि के द्वारा। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, वर्ण सिद्धांत कहाँ पे है? वो महाभारत ग्रंथ में है। और किसके द्वारा बताया गया है? भृगु ऋषि के अनुसार। तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो वर्ण व्यवस्था एक ऐसा वर्गीकरण है जिसमें संस्तरण पाया जाता है। संस्तरण का तात्पर्य क्या है? स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलेंगी। ऐसा नहीं कि एक यहाँ है तो फिर आप छलांग लगा के 4थी सीढ़ी पे चढ़े जाओ, नहीं। तो वर्ण व्यवस्था एक ऐसा संस्तरण है जिसमें उच्च से निम्न या निम्न से उच्च की श्रेणी पाई जाती है, जिसमें ब्राह्मण सबसे उच्च पे हैं और क्षत्रिय और वैश्य मध्यम श्रेणी में है और शूद्र जो हैं वो सबसे निम्न हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था के 2 आधार के बारे में, वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में, और वर्ण व्यवस्था में जितने भी वर्ण बताए गए हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, वो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सेकंड पार्ट में बात कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं, और आपके यदि कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।